वाई इज़ फिजिकल कंसोलिडेशन सो इम्पॉर्टेंट। देखो, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम ऑफकोर्स सी बात है ये तो समझेंगे ही कि फिजिकल कंसोलिडेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, मगर इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे किस तरीके से इन अ नेगेटिव सेंस आएगा। हम यहाँ पे डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल कंसोलिडेशन कैसे भारत को इम्पैक्ट करता है। हम अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने की तो कोशिश करेंगे, मगर इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मैं शुरू करना चाहूँगा पॉलिटिक्स से। देखो, हम सब जानते हैं कि बजट 2024 इंटरिम बजट कहा जा रहा है, क्योंकि जनरल इलेक्शंस के पहले जब भी ऐसा बजट पेश किया जाता है तो यहाँ पे कोई मेजर चेंजेस नहीं किए जाते हैं, इसीलिए ऐसे बजट को इंटरिम बजट कहते हैं। आपसे ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि क्या आज तक इतिहास में कभी भी इंटरिम बजट में कोई भी टैक्स मेजर्स को इनिशिएट नहीं किया गया या कोई मेजर चेंज को इनिशिएट नहीं किया गया? जवाब है किया गया है, इनफैक्ट मैनी अ टाइम्स। तो यहाँ पे इस साल हमें देखने को मिलता है कि इंटरिम बजट में सरकार ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की जो एक पॉपुलिस्ट मेजर को शोकेस करे। ये एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है एक मैच्योर डेमोक्रेसी का। मैं आपको ये क्या बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे पॉपुलिज्म का मतलब ये होता है कि क्योंकि चुनाव है, जो भी करंट गवर्नमेंट है वो चाहती है कि बहुत सारे वोट्स उनके फेवर में गिरें। उस चीज़ को करने के लिए जनरली गवर्नमेंट्स ये करती हैं कि पॉपुलिस्ट स्कीम्स को लॉन्च कर देती हैं जस्ट इलेक्शन के पहले वाले बजट में। मगर अब आप ये ज़रूर बोल सकते हो कि इंटरिम बजट में अभी तो आपने बोला कि कोई भी पॉपुलिस्ट मेजर को नहीं इनिशिएट करती है गवर्नमेंट। येस, इट वॉज राइट, बट एज इट्स अ कन्वेंशन एंड नॉट बाय एनी लॉ। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना यहाँ से। आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या कोई कानून है जिसमें इंटरिम बजट में रोका जाता है सरकार को कि वो किसी भी पॉपुलिस्ट मेजर को इनिशिएट नहीं कर सकती? जवाब है गलत। ये एक तरीके का कन्वेंशन है। ये कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन या फिर ट्रेडिशन, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि हम मंदिर जाते हैं शिव जी के तो बेल पत्र चढ़ाते हैं, कहीं और मंदिर जाते हैं तो दूध चढ़ाते हैं। आप में से कौन मंदिर जाते हुए हाथ नहीं जोड़ता? सब जोड़ते हैं। क्या है ये? क्या कोई कानून है? आईपीसी की धारा लग जाएगी? सीआरपीसी के अंतर्गत आप पे प्रोसीजर होगा? या फिर किसी ग्रंथ में लिखा है मंदिर जाओ तो हाथ जोड़ना है? नहीं, वो एक कन्वेंशन के तौर पे शुरू हुआ, आज वो हमारे सोसाइटी का एक ट्रेडिशन बन चुका है। ठीक है, तो किसी लॉ के अंतर्गत तो उसे मेंशन नहीं किया गया है, मगर आज उसकी इतनी ताकत है वो कि कानून के जैसे ही वो बिहेव करता है, जैसे कि हाथ जोड़ना। ठीक है, तो सोसाइटी में क्योंकि हर किसी को एक्सेप्टेबल है, हर किसी ने उसको एक्सेप्ट करा, वो सालों से जनरेशन से चला आ रहा है, इसीलिए अब वो हमारा ट्रेडिशन बन गया। बिल्कुल वैसे ही ये जो इंटरिम बजट की बात मैंने आपको बताई कि इसमें कोई भी मेजर चेंजेस को नहीं करते हैं, ये कन्वेंशन है जिसे हर पार्टी फॉलो करती है, क्योंकि हर पार्टी कोशिश करती है कि वो एथिकल मैनर में चुनाव को लड़े। और अगर चुनाव के पहले पॉपुलिस्ट मेजर्स को लाया जा रहा है, इसका मतलब वो एथिकल मैनर में चुनाव नहीं लड़ रहे। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, हमने इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले, डेट इज़ फिस्कल कंसोलिडेशन, हमने इसको कनेक्ट किया कि पॉपुलिस्ट मेजर्स क्या होते हैं। इस पॉपुलिस्ट मेजर्स से आपको एक कॉन्सेप्ट याद आया होगा, रेवड़ी कल्चर, जिस पे आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछें कि रेवड़ी कल्चर क्या है, जो कि रिसेंट में हमें न्यूज़ में देखने को मिला। इसे हमने कनेक्ट किया पॉलिटिक्स से, इसे हमने कनेक्ट किया कन्वेंशन के कॉन्सेप्ट से, और फाइनली हमने यहाँ पे बात की कि कैसे एक मैच्योर डेमोक्रेसी के तर्ज पर हमारा भारत उभर रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन की। यहाँ पे हम
किन किन पैरामीटर्स को टच करेंगे, एक बार जल्दी से वो देख लेते हैं। हम ये देखेंगे कि फिस्कल डेफिसिट का जो एस्टीमेट होता है उसे यूनियन बजट में अनाउंस किया जाता है, और न सिर्फ अनाउंस किया जाता है बल्कि वो एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। तो ये क्यों एम्बिशियस होता है हम ये देखेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन होता है इसमें सरकार को अपने खर्चे कम करने होते हैं। साथ ही हम ये देखेंगे कि जो फिस्कल डेफिसिट है इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है नेशनल डेट से, जो कि अलग होती है। साथ ही हम ये देखेंगे कि सरकार पैसा कहाँ से बोरो करती है। अब देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करता हूँ। जब इलेक्शन के पहले सरकार चुनाव जीतने के लिए किसी भी पॉपुलिस्ट मेजर को अनाउंस नहीं करे तो एक बात समझ लेना कि जो सरकार है वो चुनाव जीतने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। समझ गए होगे आप क्यों। खैर, चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो फिस्कल डेफिसिट को 5.1% लेके आएंगे ऑफ जीडीपी का इन 2024-25, और 25-26 तक तो 4.5% ऑफ जीडीपी पर ले जाएंगे। शायद आपको ये बात पता ना हो कि हमारी गवर्नमेंट ने कोविड पेंडेमिक के पहले ऑब्जेक्टिव लिया था 3% ऑफ जीडीपी तक ले जाने का। हम उसके बहुत करीब आ भी गए थे, 3.3, 3.5, बट कोविड पेंडेमिक के कारण ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, लगभग 9 से 10% ऑफ जीडीपी। मगर आप ये देखो कि हम इतना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट करने के बाद भी आज वापस से 5.1% पे खड़े हो जाएंगे और बहुत जल्द फिर से 4.5% पर आ जाएंगे। तो मुद्दे की बात ये है कि ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये होता ही क्या है जिसे हम कम करना चाहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट की बोरोइंग, गवर्नमेंट कितना पैसा बोरो कर रही है। और आसान भाषा में बताऊं तो गवर्नमेंट की एक जेब होती है, पॉकेट। इस पॉकेट में सरकार का कुछ रेवेन्यू मतलब पैसा आता है और सरकार अपनी जेब से कुछ खर्च करती है। मगर सरकार का जो पैसा आता है वो हमेशा कम पड़ जाता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट एक वेलफेयरिस्ट गवर्नमेंट है, तो उसे एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने होते हैं। अब अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने हैं तो रेवेन्यू जुगाड़ना पड़ेगा, पैसा जुगाड़ना पड़ेगा, मगर वो पूरा पैसा जुगाड़ पाए जितनी उसकी महत्वाकांक्षा है खर्च करने की, क्योंकि लोगों को गरीबी से उठाना है, राइट, और भी बहुत सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलानी है। तो खर्चा हमेशा ज़्यादा करना चाहती है सरकार जितनी उसकी आमदनी है। तो ज़्यादा खर्चे को करने के लिए सरकार अलग अलग जगह से पैसा जुटाती है। तो जो अलग अलग जगह से पैसे जुटाती है उसमें कई जगह बोरो भी करती है, मतलब डेट ले लेती है, मतलब कर्ज ले लेती है। तो इसी गवर्नमेंट बोरोइंग को हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। इस चीज़ को और इलेबोरेट जानने के लिए मैंने बजट 2024-25 में आपको फिस्कल डेफिसिट तक एक बहुत लूसिड मैनर में कॉन्सेप्ट को समझाया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखना, वो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को एक बार में ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे जब भी शॉर्टफॉल होता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, व्हेन कंपेयर टू इट्स एक्सपेंडिचर, सरकार बोरो करती है, गवर्नमेंट विल हैव टू बोरो मनी, और इस तरीके से वो अपने डेफिसिट को फुलफिल करती है। ठीक है, आपका सवाल हो सकता है कि क्या फिस्कल सरप्लस नहीं हो सकती हमारी सरकार, कि रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए और खर्च कम हो। आप खुद सोच के देखो, हमारी सरकार क्या इतना पैसा जुटा पाएगी मार्केट से? जवाब है नहीं। तो सरप्लस नहीं होती हमारी सरकार। ठीक है, अच्छा, फिस्कल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एक फाइनेंशियल ईयर, है ना, तभी हम फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ते हैं। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी को कौन इंप्लीमेंट करता है? जवाब है हमारी गवर्नमेंट। और मॉनेटरी पॉलिसी लिखा होता तो जवाब है हमारी सेंट्रल बैंक, डेट इज आरबीआई। ये कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, बजट जो है वो फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आएगा। हाँ, गवर्नमेंट पेश करती है ना, कि आरबीआई के गवर्नर ने आपको स्टेटमेंट दिया था या स्पीच दी थी आके, ऑफ कोर्स ये बात है फाइनेंस मिनिस्टर ने दी थी, तो ये फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आएगा, राइट। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, वो है फिस्कल डेफिसिट का और नेशनल डेट का। बहुत ध्यान से सुनना। जैसा अभी हमने देखा, फिस्कल पॉलिसी फॉर अ गिवन फाइनेंशियल ईयर, हमारी सरकार कुछ बोरोइंग करेगी,
ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये नेशनल मतलब देश के कर्ज से अलग है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे देश ने 50 साल पहले कुछ कर्ज लिया होगा, 30 साल पहले, हो सकता है उसका इंटरेस्ट हम आज तक भर रहे हो, है ना। हमने 100 साल का लोन लिया है मान लो। तो देश पे कर्ज मतलब नेशनल डेट का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ डेट जो हमारी गवर्नमेंट ने एक्यूमुलेट किया है ओवर मैनी ऑफ ईयर्स। सिर्फ करंट गवर्नमेंट की बात नहीं चल रही है, पिछली कई सरकारों ने जो क्यूमुलेटिव कर्ज लिया है उसको अगर हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके देखना चाहें तो वो कहलाएगा देश का कर्ज, नेशनल डेट। और वहीं जो ये हमने फिजिकल डेफिसिट की बात करी ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसे पिछले सालों में हमने बहुत बार फिजिकल डेफिसिट देखे होंगे, राइट। कभी 10% फिजिकल डेफिसिट, कभी 2%, कभी 1%। तो ये चीज़ें हम डेट के तौर पे लेते गए। तो इन सबको जब हम ऐड कर देंगे और आज आके देखेंगे तो यहाँ पे जो हमको कर्ज दिखेगा ये पूरे देश का कर्ज इतने पूरे सालों का, वो कहलाएगा नेशनल डेट। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और फिजिकल डेफिसिट इस करंट ईयर की हम बात कर रहे हैं, फिनेंशियल ईयर, ठीक है। वैसे से एक और एग्जांपल से समझा जा सकता है। देखो जैसे मान लो पिछली कई सरकारों ने और अभी की भी सरकार ने मिलके प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख करोड़ का कर्ज ले रखा है, 10 लाख करोड़, ठीक है। और हमारी सरकार इतनी मूर्ख है कि प्रिंसिपल अमाउंट को भर ही नहीं रही है। वो सोचती है कि हर बार कर्ज भर दो, प्रिंसिपल अमाउंट अगली सरकार पे छोड़ दो। तो इस साल भी सरकार ने फिजिकल डेफिसिट को देखा और देखा कि सिर्फ कर्ज पे ध्यान दो, कर्ज भर दो, प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ दो। तो इस साल का इंटरेस्ट कितना आया, मान लेते हैं 1 लाख करोड़। तो सरकार ने बोला 1 लाख करोड़ हम भर देंगे कर्ज लेके, तो इसको फिजिकल डेफिसिट में डाल दिया। तो फिजिकल डेफिसिट में ये तो दिख गया, मगर ये 10 लाख करोड़ तो दिखा ही नहीं, जो कि पेंडिंग है अभी भी, और ये तो भर भी नहीं रही है सरकार इस साल। तो आपको समझ में आया कि ये नेशनल डेट में तो आएगा ना, देश पे कर्ज तो है अभी भी 10 लाख करोड़ का, मगर क्योंकि सरकार इसको भी भर नहीं रही है, इसकी भी मैच्योरिटी नहीं आई है, 50 साल बाद है, तो सरकार अभी इसका सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट भर रही है। तो ये फिजिकल डेफिसिट में आ गया क्योंकि ये इस साल भरना है, और ये भी नहीं भरना है तो ये नहीं आया, मगर कर्ज तो है ये, तो ये नेशनल डेट हो जाएगा और ये फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझ आ गई होगी, अभी तक ये तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि फिजिकल डेफिसिट को जनरली एक्सप्रेस किया जाता है एज परसेंटेज ऑफ कंट्रीज जीडीपी। यहाँ पे आपको एक चीज़ और सोचनी चाहिए, ये आपको कोई बताएगा नहीं मगर आपको खुद को सोचनी चाहिए। ये तो हो गई बात कि कंट्री की जीडीपी से फिजिकल डेफिसिट को जनरली एक्सप्रेस किया जाता है, मगर क्यों? इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर लाइन के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, बस सोचने वाला चाहिए। मतलब क्यों फिजिकल डेफिसिट को इन्फ्लेशन के साथ में नहीं देखा जाता, क्यों फिजिकल डेफिसिट को जीडीपी डिफ्लेटर के साथ में नहीं देखा जा सकता, कंट्री की जीडीपी से ही क्यों देखना है, ऐसा क्या है इस कंट्री की जीडीपी में? तो फिजिकल डेफिसिट को कंट्री की जीडीपी से इसलिए देखा जाता है क्योंकि ये हमारी ग्रोथ को शोकेस कर रहा है, और आसान भाषा में ये हमको ये चीज दर्शाता है कि हम कितने पैसे कमा पा रहे हैं। तो कितने पैसे हम कमा पा रहे हैं, इसी से तो समझ में आएगा ना कि हम कितना पैसा उधारी का चुका सकते हैं। मान लो कि मैं चलता हूं लूना में और लोन ले रखा है मैंने मर्सिडीज जितना, क्या मैं कभी भी रीपे कर पाऊंगा क्या? जवाब है नहीं। अब मान लो मैं चलाता हूं लैम्बोर्गिनी, या अफोर्ड मतलब हिम्मत रखता हूं लैम्बोर्गिनी जितनी, क्षमता मेरी लैम्बोर्गिनी जितनी है, और मैंने लोन लिया हुआ है मर्सिडीज जितना, तो क्या मैं रीपे कर पाऊंगा? बिल्कुल कर दूंगा, पूरा शोरूम खरीद लूंगा उनका किसी भी दिन जाके। तो क्या समझ में आया? तो जब मैं लैम्बोर्गिनी को अफोर्ड कर सकता हूं, इसका मतलब मेरी आमदनी बहुत है, तो मैं अगर छोटा सा कर्ज ले भी रहा हूं तो चुका दूंगा। मगर अगर मेरी क्षमता ही नहीं है लूना की भी, या लूना जितनी क्षमता है, तो क्या मैं मर्सिडीज का लोन चुका पाऊंगा? जवाब है नहीं। बस तो यहां पे सरकार की जितनी आमदनी होती है उससे ये पता लगा लेते हैं हम कि फिजिकल डेफिसिट कितना होना चाहिए। इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया था कि जितनी कंट्री की जीडीपी हमारी है अभी, उस हिसाब से भारत का 3% फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए ऑफ जीडीपी। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। खैर,
तो यहाँ पे हमको एक चीज़ और समझ में आती है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो गवर्नमेंट का जितना ज़्यादा होगा एज अ शेयर ऑफ जीडीपी, सरकार उतने ही दिक्कतों का सामना करने वाली है। और इसमें गैप जितना ज़्यादा होगा, मतलब जितनी आमदनी कम और जितना डेफिसिट ज़्यादा फिस्कल, उतना ही ये मान सकते हो आप कि सरकार जो है वो डिफ़ॉल्ट होने के कगार पे है। मगर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ से समझ में आएगी अभी, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो पूरी मैंने कहानी रची इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो अभी फुलफिल नहीं हुआ है। आपको लग रहा होगा हो गया, नहीं। ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं चाहता हूं कि आप कंपेयर करो यूएस को और इंडिया को। आपको क्या लगता है यूएस जो है वो ज्यादा कर्ज लेता है या भारत? यूएस ज्यादा कर्ज लेता है। यूएस का फिस्कल डेफिसिट हमसे कहीं गुना ज्यादा होगा इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स। आपको पता है क्यों? एब्सोल्यूट नंबर्स की बात चल रही है, एब्सोल्यूट नंबर। जैसे हमारा मान लो 10 लाख करोड़, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, है ना, तो उनका होगा 100 लाख करोड़। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, वो उस कर्ज को चुका सकते हैं। अगर हम 100 लाख करोड़ का लोन ले लेंगे तो हमको भगा भगा के मारेंगे पैसे देने वाले, समझ रहे हो? क्योंकि हमारी चुकाने की क्षमता ही नहीं है, देश बिक जाएगा। तो यहां से हमको समझ में आया कि जो कंट्री की इकोनॉमी बहुत बड़ी है वो ज्यादा फिस्कल डेफिसिट को सस्टेन कर सकती है। तो अगर अब आपसे कभी कोई पूछे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट तो यूएस के पर्सपेक्टिव में बहुत कम है, हम तो अभी और फिस्कल डेफिसिट बढ़ा सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो उसको बोलना कि मूर्ख, यूएस एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो वो अपने फिस्कल डेफिसिट को बहुत ज़्यादा कर सकती है और मेंटेन कर सकती है। क्योंकि हमारी इकोनॉमी ही अभी बहुत छोटी है तो हम बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट के साथ सस्टेन नहीं कर सकते। ठीक है? अच्छा, जैसे मान लो कि वो पूछ ले कि क्या क्या इम्पैक्ट होगा इसका, तो वैसे तो मैं अभी फ्यूचर में आपको बताऊंगा कि जब किसी देश का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी, तो जैसे मान लो अब मोदी जी को कोई काम करना है, कोई डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाना है, कोई रेलवे लाइन बनानी है, वो जाएंगे पैसा मांगने, मान लो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, किसी के भी पास। उनको वो संस्था बोलेगी कि हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो तुम्हारी बैलेंस शीट चेक करेगी, बैलेंस शीट में साफ दिख जाएगा कि तुम जितना कमाते नहीं उससे ज़्यादा तो खर्च कर देते हो। फिर मोदी जी वापस आएंगे, जो कि हम देख नहीं सकते। इसी के साथ मान लो हमारी रेटिंग होगी। रेटिंग का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम बार बार पढ़ चुके हैं। सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग, हर देश की रेटिंग होती है। क्या होता है रेटिंग? रेटिंग होता है जैसे एक है अनिल अंबानी और एक है मुकेश अंबानी। दोनों में से पैसा अगर देना हुआ तो आप किसको दोगे? सब मुकेश अंबानी की तरफ भागोगे। क्यों? क्योंकि उसकी रेटिंग बहुत हाई है। अनिल अंबानी डूबती हुई नहीं है, यहां पे कोई इसको पैसे नहीं देगा। और अगर पैसे दिए तो अनिल अंबानी से अगर हम लेंगे 50% इंटरेस्ट, तो अंबानी जी को तो हम 5% पे दे देंगे। क्यों? क्योंकि भरोसा है पैसा आएगा ही आएगा। और यहां तो पूरा भरोसा है कि पैसा डुबाएगा ही डुबाएगा। क्लियर हो रही बात? तो इसका मतलब भारत को अगर कहीं से पैसा लेना पड़ा तो भारत को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। खैर, आगे चलते हैं। हाउ डज गवर्नमेंट फंड इट्स फिस्कल डेफिसिट? अभी हम ये देखेंगे कि सरकार उसके फिस्कल डेफिसिट को भरती कैसे है। सिंपल, बॉन्ड मार्केट से बोरो करती है मेजरली। मेजरली की बात चल रही है, सिर्फ एक नहीं है। ठीक है? अच्छा, बॉन्ड मार्केट में जब सरकार उतरती है तो लोग क्या इच्छुक रहते हैं सरकार को देने के लिए पैसा बॉन्ड लेके? सोच के देखो। जवाब है हाँ। अच्छा, क्यों रहते हैं? क्योंकि सरकार के डूबने के चांसेस मुकेश अंबानी से ज्यादा है या कम है? या किसी भी भारत के बड़े उद्योगपति से? जवाब है कम, इनफैक्ट जीरो। तो सरकार का बॉन्ड जब व्यक्ति खरीदता है या कोई इंस्टीट्यूशन खरीदता है तो उसे बात पता होती है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब सरकार, ये नहीं डूबेगी, इसीलिए इसका बॉन्ड खरीद लो, और सरकार इस तरीके से पैसा जुटा लेती है। यहाँ पे आरबीआई भी एक बहुत मेजर प्लेयर के तौर पे काम करती है जो सरकार को क्रेडिट देती है, मगर वो ज़्यादातर डायरेक्टली गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेस नहीं करते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट के थ्रू गवर्नमेंट बॉन्ड को परचेस करते हैं। आई होप सो आपको पता होगा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जब
डायरेक्ट गवर्नमेंट के बॉन्ड आरबीआई खरीदे डायरेक्ट उन्हीं से, तो उसे प्राइमरी कहेंगे। सेकेंडरी में एक बार जिन्होंने खरीद लिया उनसे अगर खरीदे आरबीआई तो उसे सेकेंडरी मार्केट कहेंगे। तो आरबीआई में स्टिल परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड इन द सेकेंडरी मार्केट फ्रॉम प्राइवेट लेंडर। समझ में आया? प्राइवेट लेंडर से क्यों खरीदेंगे? क्योंकि प्राइवेट लेंडर ने आरबीआई से खरीदा, सॉरी प्राइवेट लेंडर ने गवर्नमेंट से खरीदा और अब इन प्राइवेट लेंडर से आरबीआई खरीद लेगी। और ये जो आरबीआई के खरीदने और बेचने वाली बातें हैं, इसे हम किस नाम से पढ़ते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से। ये आप सबने पढ़ा होगा, राइट? ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई जो है वो कभी बॉन्ड को देके पैसा खींच भी लेती है और कभी बॉन्ड को लेके पैसा डाल भी देती है। तो यहाँ पे जब आरबीआई बॉन्ड को खरीदती है मार्केट से, इसका मतलब मार्केट में पैसा फेंकती है। तो यहाँ पे फ्रेश मनी क्रिएट होता है मार्केट में, और इस फ्रेश मनी के कारण मनी सप्लाई भी बढ़ता है। और अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो ये बात तो आप जानते हो कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा या कम होगा? वो बढ़ेगा। तो इट ऑल्सो लीड टू हायर प्राइसेस इन द इकोनॉमी। तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ये एक और पॉइंट आपने देखा। तो यहाँ पे जो बिगर प्रॉब्लम है इज द रेट एट विच दे आर एबल टू बोरो द मनी। जो मैं भी आपको बता रहा था ना कि गवर्नमेंट किस रेट पे बोरो कर पा रही है, 5% पे, 10% पे, 50% पे, ये मैटर करता है। तो जितनी अच्छी रेटिंग होगी उतने कम परसेंट पे सरकार को पैसा मिल जाएगा, और जितनी सरकार के अकाउंट्स की बुरी हालत होगी उतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट सरकार को देना पड़ेंगे पैसे उठाने के लिए, क्योंकि उनकी इमेज बिगड़ चुकी है। तो यहाँ पे क्या मैं अब ये बोल सकता हूँ कि फिस्कल डेफिसिट की डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन्फ्लेशन के साथ? बोलो हाँ। अभी देखा ना हमने, पैसा फेंकेगा आरबीआई मार्केट में बॉन्ड खरीद के तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जवाब है हाँ। फिस्कल डेफिसिट जितना ज़्यादा होगा सरकार की हालत उतनी खराब है। तो क्या मैं फिस्कल डेफिसिट को देख के सरकार का फिस्कल डिसिप्लिन बता सकता हूँ कि कितने डिसिप्लिन में रहते हैं ये लोग, कि खर्चा कम करना है क्योंकि आमदनी कम है? जवाब है हाँ। साथ ही क्या मैं ये बता सकता हूँ कि गवर्नमेंट बॉन्ड की रेटिंग इनके फिस्कल डेफिसिट से डिराइव होती है? जवाब है हाँ। क्या मैं ये बता सकता हूँ हमारी अर्थव्यवस्था में जो लेंडर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या कम होगा, वो इस फिस्कल डेफिसिट से डिराइव होगा? जवाब है हाँ। क्योंकि जितना फिस्कल डेफिसिट है, गवर्नमेंट की बोरोइंग कम होगी, उतना इन्वेस्टर्स को पता रहेगा कि ये इकोनॉमी बहुत स्टेबल है, वो ज़्यादा निवेश करेंगे। जवाब है हाँ। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि फिस्कल डेफिसिट सरकार का जितना कम होगा उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस हैं भारत में? जवाब है हाँ। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना कम फिस्कल डेफिसिट है गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट उतनी कम होगी? जवाब है हाँ, क्योंकि हर कोई पैसा देने के लिए इच्छुक रहेगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है तो सरकार दिक्कतों में आ सकती है फ्यूचर में? जवाब है हाँ। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में अगर सरकार पैसा लेने जाएगी हायर फिस्कल डेफिसिट के साथ तो उसे महंगा क्रेडिट मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा सरकार को? जवाब है हाँ। तो ये आपने सारे फिस्कल डेफिसिट के इम्पैक्ट मेरे साथ समझे, और इस तरीके से आपको इकोनॉमी के ऐसे आर्टिकल्स को पढ़ना होता है। ये आपको एज देते हैं बाकी स्टूडेंट्स से। सो डेट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। विल ब्रिंग यू सून सो मेनी टॉपिक्स लाइक दिस। कीप फॉलोइंग अस, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।